Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study a very important topic and that is tropical monsoon forests. ये जो टॉपिक है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोम हमें इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे मिलता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको याद ये रखना है कि इसके कुछ नाम हैं। इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल deciduous forests. These tropical monsoon forests are sometimes also called tropical deciduous forests or dry deciduous forests or simply dry forests. अब यहाँ से हम उसी तरीके से जाएंगे जैसे हमने बाकी बायोम्स पढ़े हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक towards the location or geographical distribution of this biome and then we will move on to the climatic conditions and the soils. एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ का फ्लोरा एंड फाना देखेंगे एंड अल्टीमेटली वी विल स्टडी द ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बायोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बता दूं फ्रॉम द मीन्स परस्पेक्टिव भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बायोम से क्वेश्चन कभी बन सकता है या आप इस बायोम की इंफॉर्मेशन डिफरेंट आंसर्स में यूज कर सकते हो, चाहे आपका ज्योग्राफी का हो या आपका इकोलॉजी का हो। अब देखिए यहाँ सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इससे पहले जो बायोम पढ़ा है दैट इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, तो उसमें हमने देखा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट उसका 0 से लेके 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक था। एंड आफ्टर वी मूव फर्दर नॉर्थ एंड साउथ दिस बायोम इज फाउंड स्पेशली ऑन द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स। और इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। देखिए अगर यहाँ पे हमारा ये इक्वेटर के आसपास दिस इज द सपोज 10 डिग्री एंड दिस इज सपोज 10 डिग्री, यहाँ पे आपका आएगा सपोज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद जब हम 10 से लेके 30 यहाँ नॉर्थ में जाएंगे, ये है सपोज 30, और यहाँ पे साउथ में 10 से लेके 30 जाएंगे, दिस इज 30, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स 23.5, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन रीजन्स में आपका ये बायोम पाया जाता है। अब अगर गौर करेंगे यहाँ पे इन रीजन्स में स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। दो टाइप ऑफ क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, एक है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, दूसरा है ट्रॉपिकल मैराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट्स में। और हमारा जो ये ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट बायोम है या ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट बायोम है, ये हमें ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल मॉनसून और मैराइन में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे द ट्रॉपिकल मॉनसून इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड ट्रॉपिकल मैराइन बाय दिस। तो ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून आपका इस रीजन में आता है, इस रीजन में आता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी आता है। यू कैन सी मोर और लेस दीज आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स। ईस्टर्न मार्जिन पे जहाँ पे भी लोकेटेड है, वेस्ट में नहीं लोकेटेड है, सेंटर में ज्यादा नहीं लोकेटेड है, मोर और लेस इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द कंटिनेंट। ठीक है, और यहाँ अगर हम ट्रॉपिकल मैराइन की बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये रीजन जो बाकी यहाँ सारे हमें दिख रहे हैं शेडेड रीजन्स, ये रीजन ये रीजन ये रीजन, यहाँ से ये सारे रीजन्स जो हैं, दीज रिप्रेजेंट द ट्रॉपिकल मैराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल मॉनसून एंड मैराइन इज वेरी सिंपल, ओनली यू हैव टू रिमेंबर कि ट्रॉपिकल मैराइन जो है इसमें मॉनसून की तरह, मॉनसून जब हम पढ़ेंगे आगे ट्रॉपिकल मॉनसून, उसमें हमें ड्राई स्पेल्स मिलेंगे, ड्राई सीजन मिलेगा बोथ इन विंटर एज वेल एज समर। लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल मैराइन में आपको ड्राई स्पेल नहीं मिलता है, ड्राई सीजन नहीं मिलता है। द रेनफॉल इज मोर और लेस कॉन्स्टेंटली थ्रूआउट ऑल द मंथ्स, हर किसी मंथ में रेनफॉल होता है। अगर ये थोड़ा सा कम होता है रेनफॉल दैन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन कुछ हद तक इसमें कंटिन्यूसली रेनफॉल रहता है, इसमें हमें ड्राई स्पेल नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स जो कि कॉन्स्टेंटली रेनफॉल काज करते हैं, ट्रेड विंड्स। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा ट्रेड विंड्स का, जो हमने इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पढ़े थे उसमें ट्रेड विंड्स का ज्यादा रोल नहीं रहता था। ठीक है, वहाँ पे कन्वेक्शनल रेनफॉल जो नॉर्मली सीधे डायरेक्टली जो वहाँ पे अपलिफ्टिंग होती थी वाटर वेपर्स की ऊपर, और फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल वहाँ पे हो रहा था, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से बनते थे तो वो होता था, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड विंड्स का रोल नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल मैराइन में जो है इसमें ट्रेड विंड्स का रोल रहता है एंड कॉन्स्टेंट ट्रेड विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन दिस रीजन। ये चीज़ें आपको अगर समझ आ गई, अब यहाँ पे फर्दर आपको ये जहन में रखना कि यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें ये मानसून बायोम पाया जाता है। आप अगर यहाँ पे इंडिया और उसके आसपास देखेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले इंडिया का जो सब कंटिनेंट है जिसमें आपका पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, जो सारे आते हैं जो आपको पता है, इसके यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडियन सब कंटिनेंट जिसमें आपको पता है क्या क्या आता है, आपका पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है। ठीक है, ये सारे, इवन श्रीलंका आता है, वो सारे रीजन है वहाँ पे आपका ये बायोम पाया जाता है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे हमारे ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, जैसे आपका थाईलैंड आता है, या आप चेक करेंगे थाईलैंड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, लाओस, इसी तरह से आता है, सपोज कंबोडिया है। ठीक है, कंबोडिया है, एंड वियतनाम के कुछ पोर्शंस में भी ये बायोम पाया जाता है, तो वियतनाम भी लिखता हूँ, वियतनाम। एंड अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे ये रीजन जो है, ये रीजन
ये इंडिया का नहीं है, ये एक्चुअली चाइना का साउदर्न रीजन है, तो साउथ चाइना में भी ये पाया जाता है, साउथ चाइना में। इसी से मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि मानसून जो है ना, जो हम मानसून पढ़ते हैं, दिस इज ट्रॉपिकल मानसून। एक किस्म का मानसून इसके ऊपर भी हमें मिलता है एशिया में, एशिया में एक किस्म का मानसून मिलता है, अगरचे वो ज़्यादा उतना प्रोमिनेंट नहीं है और वो ज़्यादा बुक्स में नहीं लिखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो उसे हम फर्दर वो डिवाइड करते हैं जो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, चाहे आपका चाइना टाइप, लरेशियन टाइप, वो चीज़ें आती हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे भी एक किस्म का मानसून डेवलप होता है जिससे हम कहते हैं, उसका नाम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड ईस्ट एशिया मानसून। उसे क्या कहते हैं? ईस्ट एशिया मानसून। दिस इज अ ट्रॉपिकल मानसून, जो हमारे इंडियन मानसून है। ये आपको समझ आ गया। अब लोकेशन के बाद अब हम देखेंगे ये कुछ कंट्रीज हैं जिनमें ये पाया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, आई फॉरगॉट टू मेंशन इट हियर। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी पाया जाता है। इसके बाद नाउ लेट्स लुक एट द क्लाइमेट एंड सॉइल्स ऑफ दिस बायोम। क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहाँ पे बाज़ाब्ता एक खास किस्म का क्लाइमेट होता है जिससे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट जो है इसमें बहुत ही अहम रोल रहता है कि इनका विंड्स का, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स का होना इसमें बहुत ही जरूरी है। वो आप डिटेल में इंशाल्लाह ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉनसून। तो मॉनसून का इसमें बहुत ज्यादा अहम रोल रहता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स जो होता है। और यहां इसमें ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में बाज़ाब्ता आपका डिस्टिंक्ट एक ड्राई सीजन रहते हैं, ड्राई सीजन रहते हैं और वेट सीजन भी रहता है। अब देखिए यहाँ पे विंटर जो है, विंटर सीजन 3 सीजन रहता है, विंटर, समर एंड रेनी सीजन, जिससे रेनी सीजन को हम मानसून सीजन भी कहते हैं। अब अगर विंटर की बात करते हैं, ऑल ऑफ यू नो कि हमारे यहाँ जो विंटर होता है इंडिया में किस तरह से आता है, आपका अक्टूबर में लगभग आता है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक विंटर होता है, ठीक है। और विंटर जो होता है आप सबको पता है कि इसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, कूल होता है, ठीक है, मोरलेस कूल ही होता है, एंड ज्यादा रेनफॉल इसमें नहीं होता है। अगर जो होता है थोड़ा सा मैं बताऊंगा आगे कैसे होता है, किस सीजन से होता है, थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में मुझे लगता है। लेकिन इसमें मोरलेस क्या कंडीशंस रहती हैं, ड्राई कंडीशंस रहती हैं, रिमेंबर दिस। अब समर की बात करते हैं तो समर फरवरी से आगे मार्च आता है, ठीक है। मार्च से लेके होते होते आपका ये चलता है मिड जून तक, मिड जून तक चलेगा। और यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ समर में टेम्परेचर कूल नहीं रहेगा, यहाँ पे वार्म समर्स रहेंगे, वार्म रहेंगे, ठीक है। और वार्म के साथ साथ इसमें अभी टेम्परेचर, अभी इसमें रेनफॉल उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा होता है, वो मैं बताऊंगा आगे। तो इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, दीज आर ड्राई समर्स। नाउ आफ्टर दिस मिड जून के बाद हम सारे हिंदुस्तान में क्या देखते हैं, रेनफॉल शुरू होने लगता है हर जगह पे लगभग। तो मिड जून के बाद आपका मॉनसून सीजन आता है, रेनी सीजन आता है। तो मिड जून से लेके पूरा सितंबर तक, मिड जून से लेके आपका सितंबर तक बराबर आपका कौन सा सीजन रहता है, दैट इज रेनी सीजन, यहां जिसे हम कहते हैं मानसून। मानसून ये भी वार्म होता है, समर का ही सीजन है, समर का ही पोर्शन है, वार्म होता है। एंड इसमें आपको बाज़ाब्ता ह्यूमिडिटी होती है, एयर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है। एंड दिस मीन्स दिस इज वार्म एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ, और वार्म एंड वेट भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लाइमेट होता है। तो ये डिस्टिंक्ट क्लाइमेट्स है इसमें। इक्वेटोरियल रीजन में आपको डिस्टिंक्ट नहीं मिल रहे थे क्लाइमेट्स, और मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जितना हम मूव करेंगे हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, वो टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउदर्न रीजन, आपके टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन आएगी थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर, और इसकी वजह से सीजन बनेंगे। समझ आ रहा है, ठीक है। पोल्स में जाएंगे तो पोल्स में, पोल पे जाएंगे तो वहां पे खाली विंटर है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, पोल पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जनरल में हम यहां पे दिखा रहे हैं कि इसमें क्या सीजन्स रहते हैं। लेकिन इन सीजन्स में टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर अगर हम देखेंगे सारे सीजन्स को कैलकुलेट करके उनका एवरेज निकाल के, दैट विल बी मोर और लेस 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है, कम नहीं रहता है इससे, ठीक है। और समर में जो टेम्परेचर रहता है वो 30 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एंड यू कैन फाइंड इट्स एवरेज विल बी मोर और लेस इक्वल टू 35, ओके, 35 के आसपास। और विंटर में आपका 15 डिग्री सेल्सियस से लेके लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब अभी कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, कश्मीर का भी थोड़ा सा बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये एवरेज रहता है थ्रू आउट द इंडिया अगर हम देखेंगे। एंड प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, कितना रेनफॉल कितना होता है। और नॉर्दर्न रीजन में आपको पता है प्रेसिपिटेशन हमारे यहाँ जो होता है विंटर्स में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्नो होता है। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ा सा मैं पहले ये बता दूं कि प्रेसिपिटेशन जो होती है, रेन्स जो होते हैं थ्रू आउट इंडिया, जो रेन्स होते हैं मोस्टली, वो मोर और लेस आपके किस सीजन में होंगे उसके लिए लिखा ही है, दैट इज रेनी सीजन और मानसून सीजन, जो कि आपका जून से लेकर सितंबर तक होता है, ठीक है। और ये जो रेनी सीजन है इसी में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होता है। एंड एनुअल रेनफॉल अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी अप टू 250 to 300 सेंटीमीटर्स।
एंड रेनफॉल जो है ये देखिए इक्वेटोरियल रीजन में नहीं, वहां पे मैं देखा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मौसिन राम जो है ये एक रीजन है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ये जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न मेघालय में, यहाँ जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है वर्ल्ड का, वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। इससे पहले एक और का रीजन इसी मेघालय में रीजन था जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दैट वाज चिरापुंजी, दूसरे इससे लिखते हैं चिरापुंजी, CHERRAPUNGI, चिरापुंजी इन मेघालय। पहले इसको रिकॉर्ड किया जाता था वेटेस्ट प्लेस और जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। लेकिन अब किसे बताते हैं, मौसिन राम। अब ये मौसिन राम जो है इनमें देखेंगे, अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से थोड़ा सा लिखेंगे भी तो मौसिन राम में आपका रेनफॉल इतना तक 1221 सेंटीमीटर एनुअली तक पाया गया, ठीक है। और चिरापुंजी में 1102 सेंटीमीटर तक पाया गया। तो आप देख सकते हैं कि द विनर इज मौसिन राम। मौसिन राम में आप बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, दिस द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। एंड यहाँ मौसिन राम में अगर आप ये दो देखेंगे, ये जो है ये बहुत ही नज़दीक है आपस में, इन दोनों के दरमियान 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। मौसिन राम वेस्ट में है, चिरापुंजी ईस्ट में थोड़ा सा, तो 16 किलोमीटर की डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान। और इनमें ज़्यादा रेनफॉल क्यों होता है, ये इनमें भी रेनफॉल इसी सीजन में होता है, दैट इज इन मानसून, जून से लेकर सितंबर तक। और इसी में लेकिन बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों होता है इनमें रेनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा, देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब नेक्स्ट जो है स्लाइड पे आते हैं। अब देखेंगे हम ये रेनफॉल क्यों होता है मानसून सीजन में, ये क्यों होता है और उसमें क्या रीजन होता है, ठीक है। डिटेल में आप ये इंशाल्लाह ज्योग्राफी में पढ़ोगे या पढ़ा भी होगा, बट थोड़ा सा मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा यहाँ। तो up to 80% of precipitation occurs from southwest monsoons due to the northward shift of the intratropical convergence zone. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं। ये पता होना चाहिए आपको, ऑलरेडी पता होगी कि इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है। सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सपोज ये गोलमोल जमीन है, ठीक है, ये जमीन है। यहाँ जमीन में आपको पता है सपोज ये बीच में आपका इक्वेटर है, ये है सपोज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे, ये है सपोज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ पे, नॉर्थ एंड साउथ आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये आप सबको पता है कि जो जमीन है, जमीन का थोड़ा सा जो एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है, और ये जब सन के आसपास रिवॉल्व करती है तो सन की पोजीशन चेंज होती है, सन की पोजीशन चेंज होती है फ्रॉम मंथ टू मंथ। अगर आप देखेंगे जून में, देखेंगे जब यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, तो जून में आप सन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पाएंगे। फिर चलेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई आएगा तो ये सन जो है ये थोड़ा सा नीचे आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर पहुंचेगा तो सितंबर पे इक्वेटर पे होगा, ठीक है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा तो ये किस पे आएगा, इसकी पोजीशनिंग ऐसी होगी, सन मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव करे, उसकी जो ये आप ज्योग्राफी में अच्छे से डिटेल में समझेंगे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं तो वहां पे आपको यहाँ में अच्छे से बताएंगे। तो ये आप समझेंगे कि टिल्ट की वजह से सन की पोजीशन चेंज होती है। अब ये दिसंबर में ये साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, क्योंकि आपका इंडिया जो है यहाँ, जस्ट मेक इट विद दिस कलर, ओके, इस कलर से हम दिखाते हैं। ये है इंडिया आपका, यहाँ पे है इंडिया, ओके, ये है आपका इंडिया, ये से शॉर्ट में इंडिया बनाते हैं, ठीक है। ये इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है ये, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थ्रू आउट द सेंटर में पास हो रहा है इंडिया के, डिवाइडिंग ऑलमोस्ट इनटू टू इक्वल हाफ्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सन का मूवमेंट है, सन कभी जून में हमारे यहाँ पे होता है, फिर दिसंबर में नीचे जाता है, और हमारे यहाँ विंटर्स आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इवन इन इंडिया और बाकी जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है, ठीक है, ऐसा मूवमेंट होता है। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च जब आता है, मार्च में बोलता है भाई मैं तो वापस आऊंगा, ये ऐसे मार्च में ये दोबारा यहाँ पे होता है, मार्च में ये दोबारा ट्रॉपिक ऑफ दिस इक्वेटर पे आता है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून में ये दोबारा ऊपर जाता है। इस तरह से ये साइकिल करता है, इस तरह से ऊपर नीचे करता रहता है, उठक बैठक करता रहता है ये सन। और यही उठक बैठक जो सन की पोजीशनिंग चेंज होती है, इसी की वजह से हमारे यहाँ सीजन बनते हैं। ये जो 3 सीजन हम अभी बात कर रहे थे, ये इसी की वजह से बनते हैं। और जब ये सन कहीं पे होगा, जिस रीजन में ये होगा, जिस लैटिट्यूड्स पे, जिन लैटिट्यूड्स पे ये होगा, उन लैटिट्यूड्स पे आपको पता है डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा सनलाइट होगी, और बहुत ज्यादा वहां पे वार्म एयर होगा, वो राइज होगा, जो मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको सिखाया था, वार्म एयर राइज होगा, और वहां पे राइज ऑफ एयर जब होगा तो प्रेशर लो क्रिएट होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, एंड दैट लो प्रेशर जोन दैट इज कॉल्ड इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आगे समझिए क्या है, दिस इज इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इज अ लो प्रेशर जोन। और आप ये बता सकते हैं कि ये इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कब कहां पे होगा। अगर मैं आपको कहूं मार्च एंड सितंबर में कहां पे होता, आप बोलोगे इक्वेटर पे। मैं बोलूंगा सितंबर के बाद अक्टूबर में कहां पे होता, आप बोलोगे साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। मैं बोलूंगा अप्रैल में कहां होगा, आप बोलोगे थोड़ा सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। मई में कहां होगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा। जून में कहां होगा, हिंदुस्तान के नीचे, हिंदुस्तान के ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा। तो यही इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ऊपर नीचे करता रहता है, सन भी ऊपर नीचे करता है उठक बैठक, ये भी ऊपर नीचे करता रहता है इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो
अब बात यहां पे ये समझने वाली है, लेट मी टेक दिस कलर। यहां पे जब ये जून में यहां पे होता है ये इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यहां पे सपोज दिस इज इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जून में, समझ आ रहा है, तब क्या होगा? और जब ये दिसंबर में यहां पे होता है तब क्या होगा? आपको मैंने पहले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, आपको पता भी होगी कि यहां पे मैंने बताया था कि एक किस्म की विंड्स होती है ट्रॉपिकल रीजन में जिन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। और ट्रेड विंड्स जो है वो उनको हम ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी कहते हैं। एक तो हो गई ना पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच इज कॉल्ड द कोरियोलिस फोर्स। अब यहां पे अगर आप देखेंगे ट्रेड विंड्स आपके कहां से चलते हैं, ये कलर लेते हैं, ट्रेड विंड्स आपके नॉर्मली ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे। जब ट्रॉपिकल, अगर यहां पे ये इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है तो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, दिस विल बी ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। लेकिन एक बार ये ऊपर ऊपर चलता गया, ये शिफ्ट होता गया, ये इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन शिफ्ट हो रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये सारा बेल्ट शिफ्ट हो रहा है ऊपर, समझ आ रहा है? ये ट्रेड विंड्स का भी बेल्ट भी ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है। और आपने कोरियोलिस फोर्स में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जब हम इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं, जो भी विंड्स होंगी वो हमेशा ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करते हैं, थोड़ा सा राइट की तरफ टर्न करते हुए। तो आप मुझे खुद बताइए, जब ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहां होगा, ठीक है, जो ट्रेड विंड्स यहां इक्वेटर पे थी, इक्वेटर पे थी, ये ट्रेड विंड्स अब क्या करेंगे, इक्वेटर को एक बार इन्हें पास किया, अब इन ट्रेड विंड्स को तो यहां तक आना है ना, यहां तक, इस रीजन तक आना है, इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तक आना है, वहीं पे तो लो प्रेशर जोन है, ट्रेड विंड्स लो प्रेशर जोन की तरफ दौड़ती है। अब यहां से एक बार इक्वेटर से ऊपर जाती हैं तो बोलेंगे भाई इक्वेटर के ऊपर आ गए हो, अब तो ऐसे मत रखो, डायरेक्शन अपनी चेंज करो, अब ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ये डायरेक्शन चेंज करती है। और ये डायरेक्शन जो हो गई, आपको पता है, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। अब इनकी डायरेक्शन कहां से आ रही है? अब ये वेस्ट की तरफ से आ रही है, स्पेशली हम कह सकते हैं नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाए तो साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अप टू मोर देन 80% ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑकर्स इन दिस सीजन ओनली, इन दिस सीजन ओनली, फ्रॉम जून से लेकर सितंबर तक, जब यहां पे मानसून होते हैं, स्पेशली जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं। साउथ वेस्ट मानसून किस तरीके से बनती है, ये आप साउथ वेस्ट है, दीज आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। ये है आपके, ये जो ऐसे जा रही हैं ऊपर, दीज आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। समझ आ रहा है? दीज आर साउथ वेस्ट मानसून। ये आप हर मंथ में अगर आप देखेंगे ना, 8 डिग्री 8 डिग्री जो है लैटिट्यूड सन मूव करता है हर मंथ में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जब जून में यहां पे होता है, पहले तो ये निचले वाले रीजन में आएगा, निचले वाले रीजन में होंगे इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि हमेशा इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जहां पे होता है वहीं की तरफ ये ट्रेड विंड्स दौड़ती हैं। और ये आप ऐसा भी बता सकते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं, दीज आर दिस मानसून साउथ वेस्ट, दीज आर एक्चुअली मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स, जो कि ओरिजिनली कौन सी ट्रेड विंड्स थी, ये वाली ट्रेड विंड्स, ये वाली ट्रेड विंड्स, जिन्हों हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दीज ट्रेड विंड्स? दीज आर कॉल्ड, ये कहां से जा रही है, वेस्ट ईस्ट से आ रही है, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ठीक, ईस्ट से आने वाली ट्रेड विंड्स है, समझ आ रहा है? जो कि साउथ ईस्ट से आ रही है, साउथ ईस्ट से आ रही है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये साउथ वेस्ट मानसून में तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एंड दिस इज द, अब देखिए ये जो मैंने बता दिया ये थोड़ा सा ये सिंपल है, ये मतलब ये मामूली सी इंफॉर्मेशन जो आपको जहन में रखें। इसके अलावा जो मानसून है ना, अभी भी इसको समझा जाता है, अभी भी बहुत चीज़ें इसकी जो भी समझ नहीं आ रही हैं कि मानसून, आप समझेंगे कि मानसून, ये जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसके बाद में थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब ये वापस आती हैं तो फिर इनकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। तो ये जो मानसून, इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे, और इवन इसको अभी भी देखा जाता है, अभी भी न्यूज़ में होता है कि मानसून को फर्दर हम कैसे अंडरस्टैंड करें, क्योंकि फुली अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये। इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता दूंगा, यहाँ पे आपका थार डेजर्ट का क्या रोल रहता है, सॉरी जैसे टिबेटियन प्लेटू का क्या रोल रहता है, यहाँ पे आपका थार डेजर्ट है उसका क्या रोल रहता है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, आपका इसमें यहाँ पे एक किस्म की जेट स्ट्रीम्स होती हैं जिनको हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, उनका क्या रोल रहता है। यहाँ पे ऊपर आपके आते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आती हैं, उनका क्या रोल रहता है। यहाँ पे आपका सोमाली जेट स्ट्रीम्स आती हैं, उनका क्या रोल रहता है। यहाँ पे इंडियन ओशन जो है, इसमें इंडियन ओशन में जो होता है जिसे हम कहते हैं साउदर्न ऑसिलेशन, जिसमें एल नीनो या लालिना का कंसेप्ट है, उसका इफेक्ट क्या होता है इस पे, क्योंकि आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि एल नीनो हो रहा था, एल नीनो ईयर्स में ड्रॉट होता है, लानिना में बहुत ज़्यादा फ्लड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इंडियन ओशन डाइपोल का क्या इफेक्ट है। ये सारी चीज़ें जो है ये एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है ये मानसून। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो बताया वो दैट वाज टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि ये साउथ वेस्ट मानसून ही है जो कि मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन यहां पे करता है। एंड साउथ वेस्ट मानसून्स आर एक्चुअली दीज आर मॉडिफाइड कौन सी ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो कि इक्वेटर को पास करके
अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, और क्या बनती है? साउथ वेस्ट मॉनसून। क्लियर हुआ? तो ये चीजें अगर आपको क्लियर होगी, नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस एंड नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दिस कि हाँ, इसमें आप फर्दर पढ़ेंगे ज्योग्राफी में डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। एक होती है अरेबियन सी ब्रांच होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। अरेबियन सी ब्रांच में कौन कौन सी ब्रांच होती है, कि 3 ब्रांचेस क्या होते हैं, वो सारे पढ़ेंगे। वो मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। अब यहाँ पे इन चेरापूंजी एंड मोहसिन राम जो मैंने कहा था, यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा क्यों है? ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आती हैं, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा खास करती हैं। और रीजन इसका क्या है? जो मानसून है, मानसून हमारे जो रोल ऑफ हिमालय, उसका क्या रोल रहता है? हिमालय उसको शील्ड करते हैं, मानसून को चाइना की तरफ नहीं जाने देती है, ठीक है, उसको ऊपर की तरफ जाने नहीं देती, और ऊपर से भी कोल्ड विंड्स को रोक देती हैं जो हिमालय होती है। तो हिमालय शील्ड करते हैं और यहीं पे रेनफॉल सारा आ जाता है। अब यही एक चीज यहाँ पे भी होता है, चेरापूंजी और मोहसिन राम जो है, इसमें जो होता है रेनफॉल जो इन रीजन में होता है पर्टिकुलरली, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या रेनफॉल है इनमें? यहां पे मैं लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? मैंने आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा था, कन्वेक्शनल रेनफॉल सीधे, ठीक है, और इसी तरह से साइक्लोनिक रेनफॉल बताया, थोड़े उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको पता है कि जब भी कहीं पे नमी वाले मॉइस्चर वाली विंड्स आती हैं, और अगर कहीं पे हाई अल्टीट्यूड रीजन आगे आ रहा है, तो ये विंड्स ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, ऊपर जाती हैं, और ऊपर जाती हैं, जब कूल हो जाती हैं तो अपना मॉइस्चर छोड़ती हैं। मॉइस्चर छोड़ के विंड्स जो ये वाला साइड है, ये यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहे थे, जो ये वाला साइड है इस रेंज का या इस हाई अल्टीट्यूड का, इसे हम क्या कहते हैं? इस हिल का, कोई भी आप कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड विंडवार्ड साइड, विंडवार्ड साइड, एंड अपोजिट वाला दैट इज कॉल्ड लीवार्ड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये आ जाती हैं, ये सारा मॉइस्चर छोड़ के यहाँ से ये कोई मॉइस्चर बाकी नहीं डालते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं जो ऊपर जाके एक हाई अल्टीट्यूड पे जाके जो अपना मॉइस्चर छोड़ देते हैं, दैट इज दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल। बस इतना शॉर्ट में अभी आप मैं बता सकता हूँ, ठीक है। एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे भी होता है चेरापूंजी और मोहसिन राम में, लेकिन इसमें एक खास चीज ये भी होता है, एक तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, दूसरा इसमें ये होता है कि इनमें फनलिंग इफेक्ट है। बेसिकली ये है आपका मोहसिन राम, ठीक है, ये है आपका चेरापूंजी, और ये जो है ये कुछ रेंजेस के दरमियान लोकेटेड है, और इस वजह से जो मानसून जाती हैं यहाँ से, वो वहाँ पे फनलिंग इफेक्ट दिखाती हैं कि काफ़ी सारे जो क्लाउड्स है वो एक छोटे रीजन के थ्रू पास ऑन होते हैं, और उस रीजन के थ्रू जब ये पास ऑन होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड क्लाउड्स होते हैं, कंसंट्रेटेड क्लाउड्स होते हैं, कंसंट्रेटेड क्लाउड्स होते हैं, उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और जितनी डेंसिटी क्लाउड की इंक्रीज हो जाती है, आपको पता होना चाहिए उतना रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो उतना वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन दे आर द वेटेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। अब ये देखिए, ये डायग्राम बस यही है थोड़ा सा जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। यहां पे आप देख सकते हैं दिस वन इज द साउथ वेस्ट मानसून। ये देखिए, ये है ना इक्वेटर के पास है, इस डायरेक्शन में जाते थे बेचारी ट्रेड विंड्स अपनी डायरेक्शन में, लेकिन एक बार इक्वेटर को पास करते हैं तो फिर बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स फेरोलिस लाइन को बोलता है अब आप मूव करो किसमें, अब आप मूव करो टुवर्ड्स द दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पे फर्दर मैंने लिखा है कि सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज सीन इन ड्राई मंथ्स ऑफ समर एंड विंटर। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, आपको जहन में ये आता होगा ना कि क्या कश्मीर में मानसून होता है कि नहीं? क्या कश्मीर में, ये आपके लिए क्वेश्चन, क्या कश्मीर में मानसून होता है? देखिए, आपने पढ़ा होगा कश्मीर की जब हम बात करते हैं, जे की बात, जम्मू एंड कश्मीर, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे जे जम्मू की बात करो तो जम्मू का क्लाइमेट रिजेंबल करता है बाकी पंजाब से। यहाँ पे होता है मानसून, फुल फ्लैज्ड मानसून, अच्छे से मानसून के यहाँ पे आता है। मतलब जम्मू में आपके आ जाते हैं आपके जो हाईलैंड्स आते हैं, जो कि फुट हिल्स ऑफ आते हैं रेंजेस के, और दूसरा आता है जो नीचे वाले रीजन्स होते हैं प्लेन्स वाले, तो वहाँ पे मोर और लेस मानसून वहाँ पे होता है। लेकिन कश्मीर में द मानसून्स आर नॉट सो प्रोमिनेंट, यहाँ पे बहुत ही कम इफेक्ट रहता है मानसून्स का, क्योंकि आपका कश्मीर कश्मीर जो है यहाँ पे जम्मू वगैरह, ये है आपका पीर पंजाल रेंज, ये जो है इसमें जो रेंज है ये मानसून्स को अच्छे से यहाँ पे एंटर होने नहीं देती, क्योंकि दिस इज अ वैली, एक वैली है पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के दरमियान। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके मानसून का इफेक्ट नहीं रहता है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सीजन भी फिर उस किस्म के नहीं होंगे, मानसून सीजन यहाँ बताएंगे ही नहीं हम, तो यहाँ पे आपके सीजन कौन से होंगे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 सीजन होते हैं, यहाँ पे वही सीजन होते हैं जो हम बाकी टेम्परेट रीजन्स में कहते हैं। एक है आपका जिसे हम कहते हैं सबसे अभी क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल विंटर लिखेंगे पहले, विंटर है, फिर आता है स्प्रिंग आता है, ठीक है, फिर आता है अभी समर चल रहा है, समर, और फिर उसके बाद आता है ऑटम, बाज़ाब्ता एक ऑटम होता है। विंटर विंटर कब होता है यहाँ पे, दैट इज इन द नवंबर से लेके फरवरी तक, ठीक है, नवंबर 10 या नवंबर सही होता है। और इसके बाद जो स्प्रिंग होता है वो मार्च में होता है, मार्च से लेके मई तक होता है, मार्च अप्रैल, हाँ मई तक होता है।
और समर होता है मई से लेके आपका सितंबर तक। अब देखिए इस समर ने उसको मानसून सीजन को अपने अंदर समेट लिया, ठीक है। यहाँ पे इसी सीजन में तो वहाँ पे मानसून था, लेकिन यहाँ पे हम सीधे समर कहते हैं क्योंकि मानसून यहाँ पे उतना प्रोमिनेंट नहीं है। उसके बाद सितंबर के बाद आता है आपका मिड सितंबर से लेके अक्टूबर तक आपका आता है ऑटम, ठीक है। जब हम यहाँ पे हमारे जो भी ये जो लीव्स वगैरह शेड करते हैं सारे प्लांट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखेंगे। तो दिस वाज समथिंग अबाउट द मानसून्स। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या हमारे यहाँ पे इंडिया में विंटर में और ड्राई सीजन मैंने कहा थे, पर्टिकुलरली आपका ड्राई सीजन मैंने कहा था विंटर्स एज वेल एज समर्स, क्या वहाँ पे रेनफॉल होता है? सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल उनमें भी होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ऑकर्स इन बोथ द सीजन्स, बोथ द ड्राई सीजन, बोथ द विंटर एज वेल एज ड्राई समर्स। तो वो रेनफॉल क्यों होता है और उसके मेन काजेस क्या होते हैं, थोड़ा सा आप ये भी जहन में रखेंगे तो मैंने सोचा ये भी ठीक ही रहेगा। अब देखिए इन समर में मेनली ये रेनफॉल जो होता है दैट ऑकर्स ड्यू टू द कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स, जिससे हम कहते हैं प्री मानसून शावर्स भी, ठीक है। कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स, आपने लू वगैरह सुनी होगी, आंधी, ठीक है। जब वो गर्मी बहुत होती है फिर ये थोड़ा सा प्री मानसून शावर्स आते हैं तो उनको जो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है हर किसी को, जो कि आई वाज इन अलीगढ़, मुझे पता है ये कितनी खतरनाक लू होती है, ठीक है। सो ये जो है चेहरा जल जाता है ऐसा लगता है, एंड उसके लिए ये प्री मानसून शावर्स बहुत अच्छे रहते हैं। एंड नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे समर की बात करेंगे, समर में रेनफॉल जो होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल रेनफॉल। यहां पे समर्स में कन्वेक्शनल लोकल स्टॉर्म्स जो होती है उसी की वजह से रेनफॉल होता है। तो समर्स में कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, देखिए ये दिस इज सपोज लैंड, ओके, दिस इज लैंड। यहां पे सपोज दिस इज ओशन या दिस इज वाटर बॉडी, कोई भी बड़ी वाटर बॉडी है। अब लैंड जो है जब गर्मी लैंड पे पड़ती है, क्योंकि समर्स अब आ रहे हैं, समर्स आ रहे हैं, तो आपको पता है कि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा गर्म हो रही है, लैंड गर्म हो रही है, तो यहां से जो एयर है वो राइज लिफ्ट हो रहा है, और यहां से भी एयर जो है थोड़ा सा ये एक तो इसकी तरफ खींचा जाएगा, और जो ही ये इसकी तरफ आएगा यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा गर्म भी है, गर्म होने के साथ साथ इसमें क्या है, इसमें नमी भी है, आप वाटर वेपर भी है, तो ये कोशिश करेगा यहाँ लैंड की तरफ आने की, क्योंकि आपको पता है कि लैंड में ज्यादा गर्मी होती है। तो दिस इज द सी ब्रीज, ओके, दिस सी ब्रीज अल्टीमेटली ये क्या होता है, यहाँ पहुंचती है, ये भी ऊपर जाता है और यहाँ पे रेनफॉल काज करता है, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल काज करता है, जहां पे भी गर्म ज्यादा होती है ना जमीन, वहां पे ये जाता है और वहां पे ये रेनफॉल काज करता है, और वहां पे ऊपर लेफ्ट होके ये अल्टीमेटली रेनफॉल काज करता है, दैट इज कॉल्ड, और ये क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनाता है टू गिव आउट द रेनफॉल। तो ये चीजें अगर आपको समझ आ गई तो ये प्री मानसून शावर्स जो है वो कई जगहों पे हमें मिलते हैं। स्पेशली ये आपको मोस्टली आपको जो ये कोस्टल रीजन है वहां पे नहीं मिलते हैं, ये जनरली उन रीजन में मिलते हैं जो कि बहुत ही अंदर होते हैं, कॉन्टिनेंटल रीजन होते हैं। और रीजन इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जहां पे हॉट ज्यादा होगा, ठीक है, वहीं पे तो ज्यादा लिफ्ट एयर होगा ना, दैट इज द रीजन दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस टाइप ऑफ दिस प्री मानसून शावर्स दीज ऑकर इन द इनसाइड द कॉन्टिनेंटल रीजन, नॉट ऑन द कोस्ट, ठीक है। तो ये जो है दीज आर एक्चुअली कन्वेक्शनल लोकल स्टॉर्म्स की वजह से ये रेनफॉल होता है। एंड आप ये पढ़ेंगे भी प्री मानसून शावर के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे आपका जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, जहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, झारखंड का रीजन है या छत्तीसगढ़ का रीजन है, वहाँ पे आपका जो है वहाँ पे इससे प्री मानसून शावर को क्या कहते हैं, वैसे आपको लेट मी यहाँ पे एक इसके काफी सारे नेम है, एक है जिसे हम कहते हैं काल बैसाखी, दिस आई थिंक यू विल स्टडी इन योर ज्योग्राफी, ठीक है। इसको कहते हैं काल बैसाखी। इसी तरह से ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में, या वेस्ट बंगाल झारखंड या छत्तीसगढ़ उसी रीजन में, और यहाँ पे आपका जो सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के रीजन जो है वहां पे इसको कहते हैं मैंगो शावर, ठीक है। इसी तरह से आपका केरला कर्नाटका जो है वहां पे मैंगो शावर है, ठीक है, मैंगो शावर। इसी तरह से केरला कर्नाटका का रीजन जो है वहां पे इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, एक नाम है इसके कुछ, ठीक है। टी शावर बरदोली इसे कहते हैं आसाम में, ठीक है। ये चेरा ये जो है ये डिफरेंट नेम्स है इसके। दिस यू विल स्टडी इन योर ज्योग्राफी, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली हिट, हाँ अब ये चीज समझे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसमें समर में एक और रीजन होता है रेनफॉल का, दैट्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स व्हिच आर मोस्टली हिटिंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मोस्टली ईस्ट कोस्ट में आ जाते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये है आपका इंडिया, ठीक है, ये इसका पेनिनसुला, ये है आपका अरेबियन सी, ये है आपका जिसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ओके, बे ऑफ बंगाल यहां पे लिखता हूं मैं। अब यहां पे बे ऑफ बंगाल में मोस्टली यहां पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होंगी, यहां पे भी डेवलप होंगी, जो अरेबियन सी में डेवलप होती है, क्योंकि आपको पता है दिस इज द रीजन ऑफ ट्रेड विंड्स बेल्ट। ट्रेड विंड्स यहां पे इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है मोस्टली, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन तो यहां पे जो भी साइक्लोन्स बनेंगे मोर और लेस उनकी डायरेक्शन ऐसे होती है,
तो ये वाली जो है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, ये अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में आके इससे हिट करेंगे। और आप पता होना चाहिए कि साइक्लोन जो बनती है यहाँ पे, साइक्लोन जो बनती हैं, अगर आपका ये फॉर एग्जांपल साउदर्न रीजन है, ठीक है, साउदर्न रीजन है फॉर एग्जांपल, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, अगर आप बेहतर से याद रखेंगे कि ये भी इसी प्री मानसून सीजन में बहुत ही आम होता है। प्री मानसून सीजन में, प्री मानसून सीजन आपका जो प्री मानसून शावर जो होते हैं, ये जनरली आपके मोस्टली किस में होते हैं, आपका जो मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल, यही मार्च अप्रैल मई में, ठीक है, अप्रैल मई में, अप्रैल एंड मई में जनरली ये ज्यादा होता है। मई में ये बहुत पीक पे होते हैं ये प्री मानसून शावर्स। और ये प्री मानसून शावर्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। एक तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं, और दूसरा ये जो वेजिटेशन होती है, जो कि जिनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अब यहाँ पे प्री मानसून शावर्स के साथ ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी चलते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जनरली तब होता है जब आपका जो आपका IDCZ है वो नॉर्थ की साइड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ साइक्लोन्स बनते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू कि एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है on the water, on the ocean, due to the high insolation, continuous insolation, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऊपर ज़्यादा ये वाटर वेपर, सुपर रेज होते हैं, एयर रेज होता है, लाइट एयर होता है वहाँ पे, जिसे हम कहते हैं दिस लो प्रेशर जोन, दिस सेंट्रल लो प्रेशर जोन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोनिक आई। इसे क्या कहते हैं, साइक्लोनिक आई। और आसपास के जो विंड्स हैं वो कोशिश करते हैं हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, इस लो प्रेशर जोन की तरफ आए। और एक बार वो इसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा कोशिश करते हैं, वो खुद भी गर्म होकर ऊपर जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जमीन जो है, जमीन तो सर्कुलेट कर रही है, जमीन तो रोटेट कर रही है, तो इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये इस डायरेक्शन में नहीं रहता है। नॉर्दर्न रीजन में इनकी डायरेक्शन चेंज होती है ऐसे, कि इनको ऐसे आना था, नहीं ये ऐसे नहीं आएगी, ये ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। समझ आ रहा है? तो इनकी डायरेक्शन ऐसे चेंज होती है। तो अल्टीमेटली इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है, और ये लिफ्ट होके, ये इस रीजन में बनती है, लिफ्ट होके ये ऊपर जाते हैं। इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ये इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होते हैं। ये व्हर्लिंग इफेक्ट इसमें आ जाता है। और ये जो साइक्लोन्स होते हैं, रिमेंबर आपको मेन व्यू से आपको ये समझना है कि साइक्लोन्स जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि ये साइक्लोन्स हिट करोगे फलानी जगह पे, और ये ईस्ट कोस्ट पे जब आते हैं तो मोस्टली आप मुझे खुद बताइए कि साइक्लोन्स डैमेज ज्यादा कहाँ पे करेंगे? ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा डैमेज होता होगा बाय द साइक्लोन्स। देयर आर रेयर केसेस वेस्ट कोस्ट में भी आपको कभी ये साइक्लोन्स मिलते हैं। यहाँ पे मैं भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये सपोज आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका राजस्थान, गुजरात वगैरह है। तो यहाँ पे गुजरात में एक बार आई थिंक इट वाज इन 1998, 1998 में जब यहाँ पे वो राजस्थान में पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, तो फिर वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। तो मई में हो गया था। मई में आपका ऑलरेडी यहाँ पे गर्मी बहुत है, तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर ऑलरेडी है, तो लो प्रेशर जोन है। यहाँ से जो भी साइक्लोन्स बनेंगे वो तो ट्रेड विंड्स उनको यहाँ इस साइड में धकेलेंगे, जाओ भाई जाओ, आपकी डायरेक्शन ही है। लेकिन अगर उनको कभी इस रीजन में लो प्रेशर जोन ऐसा क्रिएट हो गया कि वो बोलेंगे मुझे अपनी डायरेक्शन ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा लो प्रेशर जोन है। तो वही हुआ था उस वक्त के जब वहां पे मई में पोखरण एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो गई थी, जिसकी वजह से और ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था और लो प्रेशर हुआ था। तो द साइक्लोन्स हैड चेंज्ड देयर डायरेक्शन एंड हिट द गुजरात। एग्जैक्टली मुझे पता है, शायद गुजरात को, हाँ। तो दैट इज वायर दिस समटाइम्स दे कैन हिट टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडियन। और अगर ये ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा हिट करती हैं, हिट करना मतलब क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या करते हैं? हम तो ऐसे आपसे अभी तक हमने समझा कि साइक्लोन्स रेनफॉल करते हैं। रेनफॉल ही खाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विर्लिंग अपने साथ होती है, इनमें विर्लिंग इफेक्ट होता है, और ये बहुत ही खतरनाक तेज विंड्स होती हैं। ये विंड्स होती हैं, विंड्स एंड दीज विंड्स, ये कोई मामूली विंड्स नहीं होती हैं, इनमें बहुत स्पीड होती है। और ये डायरेक्टली क्या कर सकती हैं, ये डैमेज कर सकती हैं बिल्डिंग्स को, ये डैमेज कर सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनमें विंड्स होती है। और ऑल्सो दे विल कॉज हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल जब ये हैवी रेनफॉल जब ये काज करेंगे तो अल्टीमेटली ये फ्लड्स काज करेंगे। सो दे विल प्रूव टू बी अ हैवॉक। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे फर्दर, आप देखेंगे कि ईस्ट कोस्ट में आपके सबसे ज्यादा जो है, क्या कहते हैं इनको, साइक्लोन डिटेक्टिंग रडार सिस्टम जो आपके स्टेशन जो है वो आपके ईस्ट साइड में है। ये थोड़े से आपको इस हिसाब से जहन में रखना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आपके इसी मॉनसून सीजन में मोस्टली हिट करते हैं इंडिया को, ऑन द किस रीजन में, मोस्टली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द पेनिनसुला। इसके बाद विंटर में क्या चीज होता है यहाँ पे, और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ में स्नो हो रहा है ना। ये स्नोफॉल विंटर में, हमारे यहाँ तो समर में थोड़ा सा मानसून का भी होता है, थोड़ा सा और कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होता है। लेकिन यहाँ विंटर में मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन हमारे यहाँ होती है, बर्फ गिरती है और वो पहाड़ों पे रहती है। फिर वहाँ से काफ़ी सारे हमारे झील, काफ़ी सारे हमारे रिवर्स निकलते हैं और रिवर्स हमें सप्लाई करते रहते हैं। तो वो चीज़ें हैं हमारे लिए। विंटर की स्नो होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कश्मीर के लिए, इजंट इट? एंड सो
कश्मीर में अगर आप देखेंगे, या इवन जो विंटर्स में हम देखेंगे इवन इन जम्मू एंड अदर नॉर्थ, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पे लिखा मैंने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पे विंटर्स में रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होती है। हमारे यहाँ तो बहुत कम टेम्परेचर है, इसलिए स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड पे स्नोफॉल हो रहा है। लेकिन जो बाकी यहाँ पंजाब वगैरह, वहाँ पे आपका रेनफॉल होता है विंटर्स में भी। एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच आर ब्रॉड बाय, जो यहाँ पे ब्रॉड कौन करती हैं, दोज आर द जेट स्ट्रीम्स। क्या होता है यहाँ पे, दिस इज सपोज मेडिटेरियन सी, ये है मेडिटेरियन सी, इसी के साथ ब्लैक सी, कैस्पियन सी वगैरह ये बीच में आते हैं। यहाँ पे है आपका ये हिंदुस्तान है ना, ये हमारा, ये इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे विंटर में मैंने आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट जब थोड़ा सा बताया था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होता है विंटर में, नॉट साइक्लोनिक, यहाँ पे विंटर में वेस्टर्लीज होते हैं और साइक्लोनिक भी होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल भी। तो यहाँ पे साइक्लोन्स कुछ होती हैं, ये कहा जाता है, कुछ मॉडर्न डे ऑथर्स दे नेगेट दिस, कुछ कहते हैं कि बीच में काफी सारे यहाँ पे माउंटेन एरिया, वहाँ पे ये क्यों नहीं छोड़ते। बट सम ऑफ द बुक्स जो राइट की यहाँ से ये साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस है बीच में, इनका मॉइस्चर भी उठा के, कैस्पियन सी, रेड सी, ब्लैक सी वगैरह, इनका मॉइस्चर भी उठा के आगे चलते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पे लाते हैं विंटर में थ्रू। लेकिन इनको मूव कराने के लिए एक जेट स्ट्रीम चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली, ये वेस्ट से जा रही है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इसके लिए वेस्ट से निकल रही। तो ये कहते हैं कि इस तरह से यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रेनफॉल खास करता है विंटर में, ये चीज़ें होती हैं। तो दिस इज टू समय, और कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ तो कुछ और ही रीज़न देते हैं उसका, कुछ कहते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, वो छोड़िए आप, वो ज़्यादा रहेगा। इतना क्लियर है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो होती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो होती हैं, दे कैन बी ब्रॉड बाय द जेट स्ट्रीम्स एंड दे कैन कॉज विंटर्स में यहाँ पे। और यहाँ पे विंटर्स के अर्ली मंथ्स में जनरली जब मानसून रिट्रीट करती हैं, जब मानसून वापस जाती है, क्योंकि आप जो इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन वन विंटर में कहाँ होता है, वो तो नीचे जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास, बोलेगा ऑस्ट्रेलिया में आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं साउदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ रहा हूँ। तो हमारी जो यहाँ पे ऑलरेडी जो मानसून विंड्स है वो वापस जाने की कोशिश, रिट्रीट हो रही होंगी, वापस उसी जोन की तरफ जाएंगी सारी। तो यहाँ से जो दे विल बी ऑफशोर विंड्स, जो साउथ से पहले हमें मानसून आए थे, साउथ वेस्ट से, वो ऑन शोर थे, क्योंकि वो दैट वाज लाइक दैट वाज मोर और लेस इन अ ब्रॉडर वे में एक किस्म की वो सी ब्रीज थी, समंदर से लेके पानी आ रहा था, समंदर से इंडियन ओशन और अरेबियन सी से लेके इंडियन कंटिनेंट में आ रहा था। लेकिन यहाँ से वो जब वो वापस जाएगा, दैट विल बी फ्रॉम द ड्राई रीजन में जा रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जब ये रिट्रीट करती हैं, ये जब रिट्रीट करती हैं अर्ली दिस विंटर में रिट्रीट करती हैं ये मानसून्स, तो ये ड्राई होती हैं, ये बीच में रेनफॉल कहीं पे काज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पे ये जो इस रीजन की, जब ये यहाँ से इस रीजन से ये मानसून रिट्रीट करती हैं, बे ऑफ बंगाल में थोड़ा सा ये मॉइस्चर ये लेंगे अपने साथ, और ये वाला रीजन जो है, जो नीचे वाला रीजन है ऑन द ईस्ट कोस्ट में, जो है ये क्या है, तमिलनाडु वगैरह क्या है, यहाँ पे ये आपका रेनफॉल काज करेगा। सो इन द विंटर ऑल्सो, तो विंटर के अर्ली मंथ्स में है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो कहां पे, साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया पे रेनफॉल करते हैं, और ये करते हैं रेनफॉल। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस। मुझे लगता है क्लाइमेट फिनिश हो गया, एक मिनट। नाउ हाँ, सॉइल्स की बात अब हम करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट के रिलेटेड आप बहुत पढ़ोगे, ठीक है, क्लाइमेट इंडिया का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी ज्योग्राफी में यहाँ पे हर जगह पे आपको यूज होगा। अच्छा, सॉइल जो है, सॉइल बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन है। ये कौन सा रीजन है? इज इट टेम्परेट रीजन? नो, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन। और ट्रॉपिकल रीजन में हर जगह पे लेटराइट सॉइल होती है। क्या होती है? लेटराइट सॉइल होती है, जिसमें बाज़ता उसी तरीके से वो होती है, उसमें लीचड होती है, जिसमें सिलिकॉन एंड अदर मटेरियल नहीं होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसमें एल्युमिनियम एंड आयरन रिच होता है, और इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है, तो पुअर होती है सॉइल। और कभी यहाँ वहां पे लेटराइट सॉइल नहीं लिखेंगे, वहां पे आपको ये लिखा होगा, याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ दिस थिंग, लैटोसॉल्स और आल्सो कॉल्ड, ठीक है, ऑक्सीसॉल्स, वो आपको नहीं पूछेंगे, यहाँ पे लैटोसॉल्स आप याद रखेंगे, लैटोसॉल्स और आल्सो समटाइम्स कॉल्ड लेटराइट सॉइल्स। एंड फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे, तो फ्लोरा जब हम देखेंगे प्लांट्स, यहाँ पे आप खुद ही बताएंगे ये ट्रॉपिकल रीजन में है, आपका सनलाइट बहुत ज्यादा है, रेनफॉल भी ठीक ठाक हो रहा है, अगर ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन का इलाज हम करेंगे अभी, इसमें ड्राई सीजन का इलाज होगा, एवरग्रीन नहीं रहेंगे यहाँ पे, आपके एवरग्रीन यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन है, बहुत ज्यादा सनलाइट है, तो इसका यूज करना है। यूज करने के लिए लीव्स ऐसी होनी चाहिए कि आप वो वहां पे नीडल शेप्ड होनी चाहिए कि ब्रॉड लीव्ड होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ब्रॉड लीव्ड ट्रीज हैं, और ये जो है ये हार्डवुड ट्रीज है। हार्डवुड मींस दीज आर एंजियोस्पर्म्स है ये, और इनका कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड दीज आर डेसिडुअस, ये एवरग्रीन नहीं है, हमेशा ग्रीन नहीं रहेंगे, ये डेसिडुअस होंगे,
क्योंकि ड्राई सीजन जब आएगा, ड्राई सीजन में ये लीव्स शेड करेंगी और फिर ये दोबारा जब भी प्रेसिपिटेशन होगी, जब भी वाटर अवेलेबिलिटी होगी, ये दोबारा लीव्स अपनी बनाएंगी। तो ऐसा होता है यहाँ पे इस रीजन में। और ये जो है ये डेसिडुअस किस लिए है? आप क्योंकि इनको प्रिवेंट करना है वाटर लॉस इन द ड्यू टू ट्रांसपिरेशन ऑफ द लीव, ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स इन विच सीजन? इन द ड्राई सीजन। एंड अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, आप समझेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक सबसे ज्यादा जो टेरेस्ट्रियल बायोमस है उसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपकी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, या इसमें इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है जिसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन यहां पे देखेंगे, यहां पे उनसे थोड़ी सी कम बायोडाइवर्सिटी है, यहां पे उनसे थोड़ी सी कम बायोडाइवर्सिटी है। और अगर कम बायोडाइवर्सिटी है तो आप मुझे खुद बताइए कि यहां पे आपको जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो ज्यादा अच्छी होगी कि वो थोड़ी कम होगी स्ट्रैटिफिकेशन? और यहां पे मैं बता देता हूं, यहां पे मैंने नहीं लिखा है, अगर हम देखेंगे यहां पे ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं, जो कॉमन ट्रीज पाए जाते हैं, यहां पे लिखता हूं मैं, ये आप नोट्स में नोट कीजिएगा। यहां पे सबसे ज्यादा जो बहुत ही बेनिफिशियल है ना, जो कि बहुत ही फायदेमंद है, जो कि बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है, दैट इज टीक। टीक के प्लांट्स, टीक ट्रीज सबसे बेस्ट लकड़ी इसी की होती है, क्योंकि ये जो है ना, टीक में ये फायदा है कि ये जो खिड़की वगैरह होती हैं, ये जहाँ पे रेन पड़ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसमें वाटर से उतना डैमेज नहीं होता है इसको, तो इसलिए टीक जो लकड़ी है ये बेटर है। टीक या साल है, नीम है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे, ये ट्रीज आपके यहाँ पे, आपका शीशम है, जो आपने बचपन से देखे हैं ना, जो ट्रीज मैंगो वैंगो वो सारे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। मैंगो, बेल, सैंडलवुड, सैंडलवुड आपका ये लिखिएगा ये, क्योंकि वहाँ पे आपके वहाँ पे अगर यूपीएससी मेंस में आप प्री में देखेंगे, वहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज एक साइड में लिखेंगे, दूसरे साइड में लिखेंगे बायोम के नाम, ठीक है, दो चार प्रॉपर्टीज, फिर बताएंगे मैच कीजिए। या ऐसा लिख सकते हैं कि पुट द ऑड वन आउट, और वहाँ पे लिखेंगे मानसून फॉरेस्ट्स, नीचे लिखेंगे मानसून क्लाइमेट, दूसरा लिखेंगे टीक, तीसरा लिखेंगे पाइन। तो पाइन आपको निकालना है ना, जो हमने पाइन फिर वगैरह पढ़ा था, स्प्रूस वगैरह, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से, इसलिए ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मत आप सोचेंगे कि याद रखनी है नहीं रखनी है, ये रखनी है याद, ये अच्छे से जहन में रखनी है। एंड आई एडवाइस यू कि आप मेहरबानी करके आप ये एक बार गूगल से भी सर्च कीजिएगा, एक बार इन ट्रीज को देखिएगा, ठीक है। आई कुड हैव पुट देम हियर, लेकिन मुझे ऑलरेडी ये बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अकेशिया और आपका बैम्बू आता है इसमें। बैम्बू जो है, दिस इज बिलोंग टू द ग्रास फैमिली, ये बड़ा ट्री नहीं है, दिस बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। और बैम्बू जो है ये सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। बैम्बू बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है, ये लॉन्गेस्ट ग्रास अवेलेबल है, ठीक है। और इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। खेर है, ठीक है, इसी तरह से है आपका मलबरी, जो हम देखते हैं मलबरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये कॉमन प्लांट्स ये आपके जहन में होंगे ही होंगे, क्योंकि ये वो सारे प्लांट्स हैं जो हमारे जहन में आते रहते हैं, ठीक है। अब ये बात है कि बायोडाइवर्सिटी लेस देन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, अगर कहीं पे बायोडाइवर्सिटी कम है, खुद बताइए, ट्रीज कम है, ट्रीज की वैरायटीज कम है, उनकी डेंसिटी भी कम है, आप मुझे खुद बताइए कि क्या यहाँ पे ज्यादा स्ट्रैटिफिकेशन होगी जितनी वहां पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में थी? वहां पे स्ट्रैटिफिकेशन ज्यादा क्यों थी? क्यों वहां पे हर लेयर्स बनाते थे? क्योंकि वहां पे ज्यादा डेंसिटी थी, तो हर कोई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, और जितना हाइट एक्वायर करने की कोशिश करेंगे उतना उसमें चांसेस रहेंगे कि उसमें स्ट्रैटिफिकेशन होगी, उसमें लेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पे उतनी हाइट एक्वायर नहीं करेंगे। आपने मैंगो ट्री देखा होगा, ये सारे ट्री देखोगे, ये उस तरह से उतनी हाइट एक्वायर नहीं करते हैं, ये हाइट इनकी कम रहती है। और दूसरा, इनमें स्ट्रैटिफिकेशन कम रहती है, ये चौड़े पेड़ होते हैं ज्यादा, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन प्रोनाउंस लेस प्रोनाउंस्ड वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, कि अगर आपको यहाँ पे सपोज मैं दिखाई देता हूँ, अगर वहां पे हमने देखा था, वहां पे एक इमर्ज लेयर थी, यहाँ पे आपको एक लेयर सपोज ये है ट्रीज की, ठीक है, फिर ये है दूसरी ट्रीज की लेयर, ये है सपोज दूसरी लेयर, यहाँ पे दो ही लेयर होती है ट्रीज की। फिर यहाँ पे आपके ये हो गया आपका श्रब लेयर, ये हो गई श्रब लेयर, एंड ये हो गया आपकी सपोज हर्ब लेयर, समझ आ रहा है, ये ग्रास लेयर, ये हो गया, ये ट्री लेयर है, ये दूसरी ट्री लेयर है, ये आपकी श्रब लेयर है, ये आपकी ग्रास लेयर है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पे हम 4 लेयर्स मैक्सिमम बता सकते हैं इसमें। ये कहीं कहीं पे प्रोनाउंस्ड होते हैं, अल्टीमेट जहाँ पे थोड़ी सी डेंसिटी ज्यादा होगी, अक्सर ये नहीं देखते हैं आप, अगर देखेंगे तो उतना डेंस नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे भी होगी थोड़ी सी स्ट्रैटिफिकेशन, दैट विल बी लाइक दिस, ओके। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, तो एनिमल्स यहाँ पे छोटे से लेके बड़े साइज तक एनिमल्स यहाँ सारे मिलेंगे, जो आपके चाहे आपके फॉर एग्जांपल बफेलोस, टाइगर है, लेपर्ड है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि दीज आर कॉमन एनिमल्स दैट ऑल ऑफ अस नो। राइनो है, एलिफेंट है, हॉर्स है, ठीक है, ये जो है जो बारहसिंगा है, ठीक है, जो हिरन की जैसा होता है, ठीक है। इसी तरह से ये चीज़ें सारी जो है ये यहाँ पे आपको मिलेंगी, छोटे एनिमल भी, बड़े एनिमल, काफ़ी सारे बर्ड्स भी मिलते हैं। तो कॉमनली आपको अगर वहाँ पे देंगे तो आप इजीली आउट कर सकते हो इसको, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये वी आर लिविंग इन दिस
टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वी नो कि हमारे आसपास जो वेजिटेशन होती है मोर और लेस ये हमें पता है एनिमल्स और प्लांट्स से। और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होती है, हम गाय बकरी पालते हैं जो है कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होती है बाज़ाब्ता। अगरचे यहाँ पे जो है, हाँ आप देखेंगे ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ही बताऊंगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन द सेंस, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज, दिस इज वेरी मच, कभी ये आपके हो सकता है मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल, इस पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट वगैरह वगैरह थोड़ा सा ये चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है, नहीं तो फाना फ्लोरा तक ये सारा था, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहते हैं। और वो जो थोड़ा इसमें एनालिटिकल थोड़ा सा ये जो क्लाइमेट का समझना ये आपके मेंस में काम कर सकता है, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में सबसे पहले ये जो रीजन है आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, लैंड कम है, चाहे आप एग्रीकल्चरल लैंड ढूंढो, चाहे आप ये ढूंढो जो कि सेटलिंग के लिए लैंड ढूंढो, कोई भी, चाहे आप इंडस्ट्री के लिए लैंड ढूंढो, बहुत कम मिलती है। तो लैंड के लिए सारे तरसते हैं यहाँ पे, आपको पता है कि कितना रेट हो रहा है हमारे यहाँ पे लैंड का, है ना, हमारे आसपास भी। तो दिस इज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होते हैं और इस वजह से यहाँ पे काफी सारा डैमेज होता होगा। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मिंग होती है दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग, कि यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि जो भी फार्मिंग होती है यहाँ पे ये इंटेंशन नहीं है कि अब यहाँ पे मैं चावल बनाऊंगा तो फिर मैं बाहर बेचूंगा, वहां से पैसा आएगा, पैसे के लिए यहाँ पे नहीं, आप खुद को पालने के लिए सारी फार्मिंग होती है, चाहे आपकी डोमेस्टिकेशन हो, डोमेस्टिकेशन मोस्टली या क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर क्रॉप्स की बात करेंगे, ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग ऑल द क्रॉप्स दैट वी आर यूजिंग, दैट यू आर कल्टीवेटिंग हियर, एंड आप सबको पता है कि राइस जो है ये सबसे कॉमन क्रॉप है, जो कि स्टैपल फूड है, मोस्ट कॉमन स्टैपल फूड। इसके बाद आपका व्हीट आता है, ठीक है, आपका व्हीट आता है, आपके मिलेट्स आते हैं, आपका हायर एरियाज में आपका आता है क्या, मेज कहते हैं, मक्की जिसे कहते हैं, जो सबको पसंद आती है, जो हम खाते हैं मक्की, ठीक है। इसी तरह से शुगर केन है, जूट है, मिलेट्स है, या बाजरा है, बीन्स है, ग्राम है, तो व्हाट यू नो दैट वो सारा इसमें आता है, वो सारे किस्म के हमारे यहाँ क्रॉप्स ग्रोथ हैं। लेकिन कई कई जगहों पे आपको प्लांटेशन क्रॉप्स भी पाए जाते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है, जहाँ पे आपकी कॉफी बनती है, टी बनती है, जहाँ जहाँ पे भी ये कॉफी टी वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये चीज़ें ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। ये कंजप्शन के लिए मोस्टली नहीं, ये कैश, ये मनी एक्वायर करने के लिए कल्टीवेट किए जाते हैं। एंड ये जो प्लेस है यहाँ पे लंबरिंग कॉमन है, यहाँ पे ट्रीज को उखाड़ के फेंकना, यहाँ पे मतलब ट्रीज को काट करना, ये बहुत कॉमन है, बिकॉज यू नो द प्रेशर इज देयर। और ऊपर से हम चाहते हैं डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरे से डेवलपमेंट ज़्यादा चाहते हैं। एक साइड से हम चाइना की तरह है, चाइना की तरह पॉपुलेशन है हमें, दूसरी तरफ से हम चाहते हैं कि यूएसए की तरह हम डेवलप्ड बन जाए। तो डेवलपमेंट एज वेल एज पॉपुलेशन दोनों होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लैंड पे कितना प्रेशर है और हमारे जो ट्रीज वगैरह हैं उनको कितना काटते होंगे। अब ये ट्रीज लंबरिंग किस किस लिए कर सकते हैं आप, लंबरिंग जो है देखेंगे। अब पहले आप समझेंगे लंबरिंग यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी वहाँ पे लकड़ी की, मतलब ट्रीज की, लेकिन वहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहा था उतना। व्हाई नॉट? बिकॉज वहाँ पे कुछ रीजन थे उसके लिए। एक तो मेन रीजन वो था कि वो जो रीजन है बहुत डेंस है, वहाँ पे बहुत डेंसिटी होने की वजह से, या वहाँ पे खतरा होने की वजह से, पॉइजनस स्नैक्स वगैरह वगैरह उनकी वजह से, और बहुत ज़्यादा खराब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श होने की वजह से वहाँ पे कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पे ना कोई डेवलपमेंट हो सकती, ना रोड्स बना सकते थे, ना उनको मेंटेन कर सकते थे। और दूसरा वहाँ पे अगर हम देखेंगे वो जो रीजन था वहाँ पे ये जो प्लांट्स अवेलेबल थे, ट्रीज अवेलेबल थे, वो होमोजीनस नहीं थे ज़्यादा। वो एक ट्री हमें यहाँ मिलता, दूसरी जगह तीसरी, वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। लेकिन यहाँ पे उतनी डेंसिटी भी नहीं है। दूसरा यहाँ पे मोरलेस होमोजीनस अरेंजमेंट ऑफ द ट्रीज होता है। आपको कहीं पे मिलते हैं मोरलेस, आपको यहाँ पे कुछ किस्म के पेड़ वो पास में मिल सकते हैं, यहाँ पे ही है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, तो एक किस्म के ट्रीज आसपास मिल सकते हैं, ठीक है, और डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए भी फायदेमंद है ये, ठीक है। होमोजेनस अरेंजमेंट भी होता है और डेंसिटी भी उतनी नहीं है। तीसरा आप ये भी समझेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड्स बन सकते हैं ओपन होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, ठीक है। और ये भी है कि हम ये जो लंबरिंग करते हैं हमें किस लिए करते हैं, चाहे हम डेवलपमेंट के लिए करें, ठीक है, या एक और चीज़ यहाँ पे होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है किसी रीजन में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, जिसे हम जूम कल्टीवेशन कहते हैं, जो मैंने आपको कहा था वही है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब देखिए, चाहे डेवलपमेंट के लिए आप करो, आप एग्रीकल्चरल लैंड क्रिएट करो, नॉर्मल तरीके से एग्रीकल्चर लैंड अपने लिए, या आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए लैंड क्रिएट करो, फॉरेस्ट बर्न करो, लैंड क्रिएट करो, या आप डेवलपमेंट में आप डेवलपमेंट के लिए आपको रोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, आपको बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको बाकी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना जहाँ पे भी ये हो रही हैं, ये हमारे आसपास जो डाइवर्सिटी है इसके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। रिमेंबर वाई, अंडरस्टैंड वाई, ये इंपॉर्टेंट है मेहरबानी करके, कि हम अगर ये एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स हैं, ये है एनिमल, ये है एनिमल, ये है एनिमल, ये है एनिमल, ये है एनिमल,
ये मैं बायोलॉजी के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जीन पूल के हिसाब से उतना नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा, आप बस गोटाफिकेशन की तरीके से ही याद रखिएगा कि ये जो है, या यहाँ पे काफी सारे प्लांट्स हैं। जितना ये बड़ा एरिया है ना, जितना बड़ा एरिया है, अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, उतना ये यहाँ पे जितने भी स्पीशीज होंगे ना, वो उतना स्टेबल होते हैं, उतना वो जल्दी एक्सटिंक्ट नहीं होते। लेकिन एक बार हमने इसमें रोड बना दिया, तो हमने क्या किया, हमने हैबिटेट को, ये सारा हैबिटेट जो है, इसको फ्रेगमेंट किया, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन की या इसी हैबिटेट, ये रोड्स वगैरह बनाने की वजह से, तो हमने क्या, हम हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे फ्रैगमेंट करने से या यहां कुछ भी ऐसा करने से, या कोई भी इस पे इफेक्ट डालने से हम हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और डिस्ट्रक्ट करने से यहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको कहा कि बायोडाइवर्सिटी के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए अनडिस्टर्ब्ड एरिया होना, लेस फ्रैगमेंटेड एरिया होना, लेस डिस्टर्ब्ड एरिया होना, ये जरूरी है, ठीक है। और ये जो रीजन है, मैंने आपको कहा कि ये ट्रॉपिकल रीजन है, और ट्रॉपिकल सॉइल्स आपको पता है कि वो पुअर है, वहां पे लीचिंग होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, और वो रेनफॉल की वजह से वहाँ पे लीचिंग होती, तो वो मिनरल्स भी जो कुछ काफ़ी सारे वो नीचे जाते हैं, और वहाँ पे पुअर एक्यूमुलेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे रिजनरेटिव कैपेसिटी भी इसकी कम है, तो ये सोचने वाली बात है। सो इट इज ऑल्सो वेरी लाइक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इट इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट वेरी डिफिकल्ट टू रिजनरेट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। और आपको मेहरबानी करके ये आप देखेंगे, ये आप आराम से देखेंगे कि यहाँ पे ये जो डैमेज होता है, डैमेज एक और रीजन से इन फॉरेस्ट्स का होता है, दैट इज फॉरेस्ट फायर्स इन ड्राई सीजन, फॉरेस्ट फायर्स